प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आज हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने वाला हिस्ट्री का जो अभी पहला चैप्टर चल रहा है, कौन सा? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये जो पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद दूसरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इटली के एकीकरण के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा जर्मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। जर्मनी पहले कोई देश नहीं था, जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था, लेकिन समूह था जिसके जाति अलग थे, धर्म अलग थे सबका, लेकिन एक चीज कॉमन था, वो था रोमन सम्राट को सब मानते थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, 1870 से पहले लगभग 300 राज्य में विभक्त था। ये जर्मनी जो था, अभी आज जान रहे हैं, ये 1870 से पहले लगभग 300 राज्य में विभक्त था। छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। लेकिन यदि हम मोटे तौर पे कह सकते हैं से 3 भाग में बांट सकते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। देखिए, उत्तरी भाग में जो था प्रसा और सैक्सनी नाम का राज बड़ा था, और मध्य में राइनलैंड और दक्षिण में बावेरिया। ये राज यदि हम मोटे तौर पे कह सकते हैं तो ये 3 भाग में माप सकते हैं ना, 3 भाग में रख सकते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। जिसे उत्तरी भाग में जो था प्रसा और सैक्सनी नाम का राज्य बड़ा था, और मध्य में राइनलैंड और दक्षिण में बावेरिया। देखिए, लेकिन सबका मैंने पहले ही बताया, जिसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एकता का अभाव था। सबका क्या है? धार्मिक धर्म अलग है, जाति अलग है, बोली विचार अलग है, विवाह सबकी समारोह जो होता है सब अलग अलग थे। ठीक है, और फिर भी कहा जाता है ना, और ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ एकीकरण की भावना पनप ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता। सबकी क्योंकि जाति अलग है, भेदभाव इतनी थी तो कि एकीकरण मतलब एकजुट हो ही नहीं सकते। लेकिन तब पर भी हुआ। कहते हैं ना कि कीचड़ में भी फूल खिलते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ जिसमें एक व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा लिया गया है, वो है बिस्मार्क। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। जर्मनी का एकीकरण का नेता बोल सकते हैं। एकीकरण किसने किया? तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग क्या बताएंगे? बिस्मार्क। देखिए कैसे भाई, देखिए जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है? जब कहीं पर राष्ट्रवाद के भावना वाले लोग, मतलब राष्ट्र के प्रति भावना पनपने लगते तो राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए 18वीं सदी से बड़ी जोर शोर पकड़ लिया किसका? जर्मनी के वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पकड़ ली। कैसे? वहाँ के राजनीतिक चिंतक और बुद्धिजीवी लोग जो थे, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना मतलब उसके लिए जगाते थे, राष्ट्रवाद के लिए, कि ऐसे हमारा देश था पहले, ऐसे हो गया कि देखिए अब दूसरे जगह से लोग आकर आज हम पे कब्जा कर रहे हैं। यदि हम लोग एक साथ रहकर एक साथ रहेंगे, इसे भगा सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये देखिए, इसमें 3 लोगों का नाम दिया गया, जिसे था हिगेल, कैस्टिन एंड कांट। हिगेल, कैस्टिन एंड कांट। देखिए ये तीनों जो थे ना, कह सकते हैं ना कवि थे, कह सकते हैं आज के डेट में कवि जिसे बताते हैं अपने कवि के माध्यम से। ये जो थे ना बुद्धिजीवी लोग थे। ठीक है, हिगेल से बिस्मार्क बहुत प्रभावित थे, मतलब इसके कहे अनुसार ही चलते थे। कौन? बिस्मार्क। हाँ, कहा गया है कि नेपोलियन और जर्मन से राष्ट्रवाद गए, कि नेपोलियन ने ही जर्मन लोगों को राष्ट्रवाद उकसाया। कैसे? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि मेटरनिक से पहले कौन राज करता था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को तो किसने हराया? नेपोलियन बोनापार्ट को तो मेटरनिक ने हराया, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वो। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट ने 2 देश पर कसके शासन किया, जमकर इतना उकसाया कि लोगों को कह सकते हैं कि दोनों देश आज, इससे पहले मैंने एकीकरण वो भी बताया था, इटली के एकीकरण में, ताकि एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना प्रमुख है।
फिर क्या हुआ कि दो देश कौन से, इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी। इसने क्या किया, नेपोलियन 1806 ईस्वी में 39, ये जो 300 राज्य, छोटे बड़े राज्य में जो विभक्त थे, इसको क्या किए, 39 राज्य में विभक्त कर दिए। कितने राज्य में, 39 राज्य में विभक्त कर दिए। रायन संघ का, देखिए 39 राज्यों का रायन संघ बनाया और एकता का, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के लोगों में एकता की भावना जगी, राष्ट्र के प्रति भावना जगी। कैसे कि देखिए कि पहले तो सबका जाति धर्म से भेद सबका अलग अलग थे, लेकिन उस 300 राष्ट्र संघ को 39 में बांटा, जिसके कारण वो वहाँ के लोग तो विचार करने लगे, देखो आज दूसरे देश के लोग आकर हम पे अत्याचार कर रहे हैं, यदि हम लोग में एकता रहता तो हम इसे भगा सकते थे, जवाब दे सकते थे, लेकिन आज एकता नहीं था, जिसके कारण ये ऐसा किया। और आर्थिक क्षति और प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचाया। आर्थिक क्षति, वो तो वहां जाके मारपीट दंगाई फसाद बहुत किए, कौन, नेपोलियन। और प्रतिष्ठा में ठेस क्या हुआ, अब मान लिया जो गरीब दल के लोग थे उसे भी अमीर में साथ बैठाया जा रहा है, जो अमीर थे उसे गरीब में, ऐसे प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचा। कहाँ के लोगों में, जर्मनी को। पहले 300 टुकड़े मतलब छोटे बड़े में विभक्त थे, अब उसको 39 में विभक्त कर दिया गया, 39 राज्य संघ में। अब देखिए मेटरनिक प्रतिक्रियावादी, मैंने प्रतिक्रियावादी का बताया, प्रतिक्रियावादी मतलब क्या होता है कि निरंकुश शासन, और इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने निरंकुश क्या होता है इसका मैंने परिभाषा भी बताया, जिसके आगे पीछे कोई अंकुश ना हो। ये क्या था मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, जिसके पहले मेटरनिक के बारे में बताया पार्ट 4 में, ठीक है। देखिए ये क्या करता था, नजर रखता था। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को किसने आया था, मेटरनिक ने। मेटरनिक इसके बाद क्या हुआ, नजर रखता था कहीं यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तो नहीं पनप रही है, ताकि यहाँ के लोग अब देखिए राष्ट्रवाद की भावना पनपेंगे, भावना जगेंगे तो वो लोग तो आक्रमण या लड़ाई दंगे करेंगे कि दूसरे देश से आकर हम पे ही अत्याचार। तो वो क्या करते, इस पे नजर रखते थे, जैसे ही कोई इसमें जगा उसे गला काट दो, मार दो, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना को जगने नहीं देते थे, राष्ट्रवाद की भावना को जगने नहीं देते थे वहां के लोगों में। कौन, मेटरनिक। फिर क्या हुआ, फिर अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बिस्मार्क का योगदान, एकीकरण बिस्मार्क का क्या योगदान रहा, ये पढ़ते हैं। देखिए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये क्या थे, प्रसा के राजा थे पहले वाले, जो ऐसा नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। क्या नहीं चाहते थे, जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन इसके मरने के बाद विलियम प्रथम राजा बना, कहाँ का, प्रसा का। जिस प्रकार इटली के एकीकरण में काउंट काबुर को दिमाग कहा गया था, ऐसे ही इसमें भी दिमाग काम जो, और काउंट काबुर प्रधानमंत्री चुना गया था सर्डिनिया के वहां के राजा इनवल के, ठीक है। ऐसे ही विलियम चतुर्थ के बाद कौन बन गया, विलियम प्रथम बना वहां का राजा। तो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन बन गया, बिस्मार्क को बना दिया। कब बना दिया गया, 1862 ईस्वी में बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया। लग रहा है दोनों से हम ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या यहाँ के, बिस्मार्क का जीवनी के बारे में, बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा। बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। प्रख्यात राष्ट्रवाद और कूटनीतिज्ञ था, मतलब देश के प्रति मतलब एक अलग ही प्रेम रखना, ठीक है। और जर्मनी के एकीकरण में सभी कदम उचित मानती। ये जो था ना, ये नहीं कि ये कदम गलत है, गला काटना उस समय मतलब गला काटना पड़े तो गला भी काटेंगे, लेकिन एकीकरण होने चाहिए। इसका सिद्धांत था एकीकरण होना चाहिए, ठीक है। सिद्धांत क्या था, एकीकरण होनी चाहिए। कोई भी गलत काम नहीं मानते थे कि ये गलत है एकीकरण के लिए। एकीकरण यदि हो रहा है तो वो उचित है। किसके अनुसार, बिस्मार्क के अनुसार।
उचित मत एकीकरण में ना भाषण, इसके अनुसार था एकीकरण ना भाषण से आदर्शवाद या लोगों से कहने से नहीं होगा। ये नहीं कि हम भाषण दें, आदर्शवाद दिखाएं या लोगों को कहें कि एकीकरण कर लो, देश के प्रति लड़ो, इससे नहीं होगा। इसने क्या किया कि लोग प्रजा के नेतृत्व में रक्त और लोह का नीति अपनाए। रक्त मतलब गला काटो, गला काटो, खून बहाओ, तभी एकीकरण होगा। खून बहाओ, गला काटो, इसी के तब ही एकीकरण हो सकता है जर्मनी का। इस अब आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रक्त और लोह का नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। इसके बाद इसने 3 युद्ध लड़ा। किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा, जिसके बाद इटली का एकीकरण हो गया। इसके बाद क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण हो गया। देखिए तो कौन कौन सा युद्ध लड़ा। पहला था डेनमार्क 1864 ईस्वी में, प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर लड़ा था। डेनमार्क कोई दूसरा देश है, यहाँ डेनमार्क दूसरा कोई देश था, किस पे, कहाँ पे शासन कर रहा था? जर्मनी में। जिसके कारण ये दोनों मिलकर डेनमार्क को हराया और कहा कि यहाँ जो है ना हिस्से हम लोग दोनों बांट लेंगे। कौन कौन? प्रसा और ऑस्ट्रिया। फिर दूसरा युद्ध जो हुआ, जिसका आपसे पूछा जाता, संधि पूछा जाता है, जिसे किस संधि का नाम दिया गया? वेस्टिन की संधि। किस संधि का नाम दिया गया? वेस्टिन का संधि का नाम दिया गया। और दूसरा युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हो गया, जिसे सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध नाम दिया गया। ये कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। और तीसरा युद्ध हुआ फ्रांस के साथ। तीसरा युद्ध किसके हुआ? याद हुआ? किसके साथ हुआ? फ्रांस के साथ। फिर इटली का एकीकरण हो पाया। पहले ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछा जा सकता है इससे कि रक्त और लोह का नीति किसके द्वारा अपनाया गया? बिस्मार्क के द्वारा। और सेडोवा का युद्ध क्या? सेडोवा का युद्ध में किन 2 देशों ने भाग लिया था? ऑस्ट्रिया और प्रसा ने। कैसे हुआ था? मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया है। और पहला 1864 में किस साथ बिस्मार्क ने किससे लड़ा था? डेनमार्क से। और थोड़ा ये पूछा था बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1815 ईस्वी में। कहाँ हुआ? किस वर्ग में? ब्रेडम वर्ग में। ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि इससे ऑब्जेक्टिव जितने भी आए, ऑब्जेक्टिव क्लियर। फिर लास्ट में दिसंबर के माह में ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्या कि ये पॉइंटेबल लिख के आप लोग याद भी रख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा लिख भी सकते हैं। ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि फ्यूचर के लिए टीम को और अच्छे से मेहनत करने में मज़ा आ जाए। ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो ग्रुप में। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे। बाय डियर स्टूडेंट, बाय।